Jai Hind दोस्तों, welcome back to Smart IS Foundation. You are watching Pre-Secure with me Raj Gaurav, and on today February 24 we will discuss these topics from current affairs. आज हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक है बेलाग्राम. बेलाग्राम एक विलेज का नाम है एंड दिस विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो पंचायत. पंचायत वेब सीरीज में आपने प्रधान जी को और बनराकस को देखा होगा. आज हम लोग एक्चुअली में एक पंचायत की बात करेंगे जहाँ पे बढ़िया काम हुआ है. यहाँ पर कोई बनराकस नहीं है, दैट्स वाई ये इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज बना है. द सेकंड वुड बी CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीस का ये फेवरेट टॉपिक रहा है. कई बार इस पे क्वेश्चंस पहले भी बने हैं. आज हम CSIR फिर से न्यूज में था. CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके डिटेल्स चेक करेंगे. देन संकल्प स्कीम होगा. हमारे स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन में संकल्प स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की तैयारी के लिए संकल्पित रहते हैं. यहाँ आज बात होगी संकल्प स्कीम की. व्हाट इज दिस संकल्प स्कीम, क्या इसके डिटेल्स हैं. द फोर्थ वुड बी मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस. मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस एक बड़ा अच्छा इंडिसेस, एक इंडेक्स न्यूज में रहा जो मर्चेंडाइज ट्रेड से रिलेटेड, मर्चेंडाइज ट्रेड का क्या स्टेटस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करता है इंडिया के लिए. राइट, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कौन इसे पब्लिश करता है, रिपोर्ट की क्या क्या खासियत है, दैट वी विल डिस्कस. द लास्ट टॉपिक वुड बी रेड सेंडर्स. है ना, रेड सेंडर्स एक ना स्पीसीज है जिसका साइंटिफिक नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, पेट्रोकार्पस सेंटेलिनस. एक्चुअली दिस वाज इन द न्यूज. सबसे पहली बात ये मालूम करनी कि रेड सेंडर्स क्या है, फ्लोरा है या फौना है. तो एक्चुअली में ये एक टाइप का वुड है ना, फ्लोरा कैटेगरी में, फ्लोरल कैटेगरी में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है. ये वही रेड सेंडर्स है जिसको लेकर पुष्पा, कौन सी पुष्पा, वीरप्पन को कॉपी करके जो पुष्पा मूवी बनी थी, ऐसे कुछ, वो इसी रेड सेंडर्स की कुछ कहानियों से रिलेटेड है. हम आज इसको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे. फिर कल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन और आज के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे. सो कम टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक, द बेलाग्राम विलेज के बारे में, जहां आप द हिंदू का अपडेट देख सकते हो दैट मुंबई क्लाइमेट वीक में यहाँ पर बेलाग्राम को सम्मानित किया गया है. ठीक है, इंडिया का पहला नेट जीरो विलेज भी बना और फिर पंचायत लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया. चलिए, अब पहला स्टेटमेंट नेट जीरो से रिलेटेड. तो नेट जीरो से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द स्टेट ऑफ नेट जीरो स्ट्रिक्टली इंप्लाइज दैट एब्सोल्यूट जीरोइंग ऑफ ऑल कार्बन एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज विदाउट रिलाइंग ऑन नेचर फॉर कार्बन एब्जॉर्प्शन. एक्चुअली गलत. यहां ना हम एब्सोल्यूट जीरो नहीं करते हैं. नेट जीरो से ज्यादा ये टारगेट रखा जाता है कि कार्बन एमिशन को कंट्रोल किया जाए, बट नॉट एब्सोल्यूट जीरो, क्योंकि बाकी कार्बन एब्जॉर्प्शन के लिए नेचर का भी तो यूज करना है. अगर एब्सोल्यूट जीरो कर देंगे तो कल से पेड़ खाएंगे क्या, कौन सा हवा, उनको भी तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, है कि नहीं. दिस इज रॉन्ग. सेकंड, ग्लोबली द एनर्जी सेक्टर अकाउंट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 3/4 ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ये करेक्ट बात है. ग्लोबली ना जो हमारा एनर्जी सेक्टर है, मतलब जहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, पावर सेक्टर है, वो अराउंड 3/4 ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन करता है, स्पेशली इन इंडिया एज वेल. डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी तुम यूज करते हो मैक्सिमम कहाँ से आता है, कोल पावर्ड प्लांट से. तो सेकंड करेक्ट हो गया हमारा, ये कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया है. थर्ड है, बेलाग्राम लोकेटेड इन महाराष्ट्र वाज अवार्डेड द राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार फॉर इमर्जिंग एज इंडियाज नेट जीरो पंचायत. एकदम सही बात है. बेलाग्राम महाराष्ट्र के लोग ये बनराकस और प्रधान जी की लड़ाई में उलझे हुए नहीं थे, दैट्स वाई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से इनको सम्मानित भी किया गया. इनकरेक्ट ढूंढना था, ओनली वन स्टेटमेंट इनकरेक्ट था. हमारा आंसर क्या होगा, ए, ओनली वन. अब ये डिटेल्स तो मैंने नेट जीरो के तुम्हारे साथ डिस्कस की, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. नेट जीरो का टारगेट होता है कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, खत्म नहीं कर देना. बाकी जो कार्बन एमिशन हुआ उसको फिर नेचर के पास छोड़ दिया जाएगा कि आप एब्जॉर्ब करो, हम रिड्यूस करते जाएंगे, सो दैट नेचर की जो अपनी कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, कार्बन एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, उस कैपेसिटी से ज्यादा कार्बन का एमिशन ना हो. एंड अब यहाँ इस नेट जीरो में मेन गोल रखा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का. ट्रांसफॉर्मेशन क्या, कि जो कार्बन एमिशन हुआ उसको ट्रीज एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उसको कार्बोहाइड्रेट्स में या बाकी चीजों में कन्वर्ट करेंगे, या इवन ह्यूमन भी उसका यूज कर सकते हैं फ्यूल बनाने में. ठीक है. एंड एनर्जी मैंडेट भी, ये देखो एनर्जी मैंडेट, ये फ्रेज क्या है, दिस इज शोकेसिंग दैट एज द ग्लोबल पावर जनरेशन, the global electricity generation accounts for around 3/4 of greenhouse gas emissions. So if we are controlling greenhouse gas emission, if we are controlling CO2 emission, then we are moving towards energy mandate, we are moving towards maintaining net zero energy mandate at the global level. हम global level पर net zero energy mandate अचीव करने के रास्ते में अग्रसर हैं. बाकी बेलाग्राम की बात करें तो बेलाग्राम विलेज महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बेलाग्राम विलेज. ये इंडिया के फर्स्ट नेट जीरो पंचायत के रूप में पॉपुलर होता है. एग्जीक्यूशन की बात करें तो यहाँ पर 90,000 ट्रीज लगाए गए हैं.
है ना। जो चूल्हा था स्मोकी चूल्हा, उसको छोड़कर एलपीजी अडॉप्ट किया गया, सोलर पैनल्स लगाए गए, सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद किया गया। ऐसे ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करके बेलाग्राम के लोगों ने पूरे भारत के लिए एक लेसन स्टार्ट कर दिया कि अगर कम्युनिटी इंगेजमेंट सही से किया जाए, अगर पंचायत के गांव के लोग सही में नेचर को लेकर सीरियस होंगे, तो इससे ना किसी भी पंचायत में, नॉट जस्ट इन बेलाग्राम बट इन अदर पंचायत एज वेल, द emission of greenhouse gases और the adverse impact of climate change can be reversed। इन चीजों को रिवर्स किया जा सकता है। ये एक और चीज साबित हुआ कि जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होते हैं ना, इट कैन बी ग्रीन। हाँ, यहाँ पर अब चूल्हा छोड़कर एलपीजी अडॉप्ट करना ये नया प्रैक्टिस है, लेकिन इसके अलावा डोर टू डोर वेस्ट सेग्रीगेट करना, वेस्ट को पहले घर में ही सेग्रीगेट करके तब डंपिंग ग्राउंड तक ले जाना, ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ट्रीज लगाना, है ना, ऐसे ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस इट कैन बी ग्रीन और इनका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है। ओके, now come to the next topic. The next topic is about corporate social responsibility, CSR, corporate social responsibility। आप यहाँ पे देख सकते हैं, the honorable vice president CP Radhakrishnan, he says that CSR is central to national progress। यहाँ पे इन्होंने CSR के बारे में बात की कि corporate social responsibility CSR जो है ये नेशनल प्रोग्रेस के लिए काफी जरूरी है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट। Under the Companies Act, eligible companies are required to constitute a CSR mandate, CSR committee, which must include at least one independent director। एकदम सही बात है। एक्चुअली में कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग ही CSR का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है कि जो भी रिक्वायर्ड एलिजिबल कंपनीज हैं, उनको सबसे पहले तो एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी और इस CSR कमेटी में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल सा एक पॉइंट है, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग याद रखना है आपको। दूसरा क्या, इंडिया होल्ड्स द ग्लोबल माइलस्टोन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टैट्यूटरीली मैंडेट CSR फॉर स्पेसिफाइड कंपनी या सिटीज। करेक्ट, भारत सरकार ने कम से कम इतना तो किया कि कुछ कंपनी जो एलिजिबल कंपनी है, जिनको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, उनके लिए स्टैट्यूटरी अलाउ किया है कि लीगली आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला राष्ट्र बना। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, पर सेकंड कहीं से भी फर्स्ट से रिलेटेड या उसको एक्सप्लेन नहीं करता दिख रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बस डायरेक्टर के कॉन्स्टिट्यूशन को बता रहा था, सेकंड स्टेटमेंट ये बता रहा है कि भारत पहला राष्ट्र बना है, पर इन दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है एग्जामिनेशन में। सो लेट्स टॉक अबाउट द CSR। CSR की सबसे पहले हम बात कर लें तो ये कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग फॉर्म होता है, जहां पर लीगल मैंडेट है कि 2% तक आपका जो नेट प्रॉफिट है वो आपको CSR एक्टिविटीज में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबल एक्टिविटीज में खर्च करनी होगी। मतलब पिछले 3 साल में, इसको ध्यान से देख लो, अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, APSC प्रीलिम्स के लिए भी, कि पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ है ना, प्रॉफिट, रेवेन्यू का खर्चा नहीं, प्रॉफिट का, तो पिछले 3 साल में जो प्रॉफिट हुआ उसका 2% आपको CSR एक्टिविटीज, जैसे मतलब एजुकेशन को प्रमोट करना है ना, ग्रीनरी प्रमोट करना, इन एक्टिविटीज में आपको खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं कि कंपनी का नेट वर्थ कितना होना चाहिए, 500 करोड़ से ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है तो फिर तो 2% वाला जो CSR क्राइटेरिया है वो उन पे इम्प्लीमेंट होगा ही होगा। बुझे? अब हम आते हैं CSR के ऊपर कि ये CSR क्यों बनाया गया। तो भारत पहला देश तो बनता है CSR के लिए, राइट, जो कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग लाता है। इसमें मेन इंक्लूड किया गया CSR को, या कंपनीज को CSR के लिए बाउंड किया गया, सो दैट कंपनीज अपनी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सके। अब सपोज एक सीमेंट मेकिंग कंपनी है जो 500 करोड़ से ज्यादा, जिसका क्या है, नेटवर्थ है, 500 करोड़ से ज्यादा नेटवर्थ उन्होंने सीमेंट बेच के बनाया, और सीमेंट के कंस्ट्रक्शन में CO2 गैस का इमिशन होता है, तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप क्लाइमेट एक्शंस को लेकर सिंसियरिटी दिखाएं, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब आप इस समाज से पैसा कमाते हैं तो इस समाज को वापस लौटाना भी जरूरी है, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखकर CSR को लीगलाइज इंडिया में किया गया, वर्ल्ड का पहला देश बना CSR लीगलाइज करने वाला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संकल्प स्कीम को लेकर। यहाँ पर आप कांग्रेस के एक लीडर को देख सकते हो जिसने सरकार से सवाल किया कि भैया आपकी जो संकल्प स्कीम थी ना वो पुअरली प्लान्ड है और उसका इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हुआ है। और सिर्फ ये अपोजिशन पार्टी का नहीं है, ये खुद CAG ने इस चीज को फ्लैग आउट किया है। CAG द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। CAG का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, CAG के चेयरमैन कैसे बनते हैं, CAG का रिपोर्ट क्या होता है, ये जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तो पॉलिटी से पढ़कर, व्हाट इज CAG, व्हाट्स इज फंक्शन, हाउ इट इज फॉर्म्ड। चलिए, तो पहला चीज संकल्प स्कीम को रिलेटेड क्या, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और यहीं पे गलती हो गई, CAG सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, CAG सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना। आपको ये सारी चीजें याद रखनी है।
इवन उसमें एक्सटर्नल असिस्टेंस भी है। इसलिए तो कांग्रेस सवाल कर रही है कि जब एक्सटर्नल असिस्टेंस से आप पैसा लेकर आ रहे हो, वो भी अच्छे से खर्च नहीं कर रहे हो, तो फिर ये तो गोलमाल है। बुझे? सेकंड, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, ये जो संकल्प स्कीम है, ये यूपीएससी की तैयारी के लिए नहीं थी, वो तो हमारा संकल्प बैच है। देखो बड़ा कोइंसिडेंस है ना, नीचे ये जो टाइटल लगा हुआ है वो भी संकल्प फाउंडेशन क्लासेस फॉर यूपीएससी का है। तो यहाँ पर संकल्प भारत सरकार ने लिया था स्किल डेवलपमेंट का, है ना? कौन से मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। The scheme focuses on decentralization by strengthening district skill committee and has funded the development of Skill India portal. बिल्कुल, स्किल इंडिया पोर्टल को और बेहतर बनाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी को स्ट्रेंथन करने के लिए संकल्प स्कीम लाया गया था। हमारा जो संकल्प बैच है, यह है यूपीएससी की तैयारी के लिए, जिसके लिए आज तुम प्री सिक्योर का सेशन देख रहे हो। यहाँ जो भारत सरकार का संकल्प स्किल स्कीम था, वो स्किल इंप्रूव करने के लिए था। पूछ गए? 2 and 3 आर करेक्ट। क्या है? सी आंसर। सो संकल्प स्कीम की बात कर ले तो इसका फुल फॉर्म है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था। अभी इसका टाइमलाइन इनिशियली 2023 था, बट सरकार इसको अचीव नहीं कर पाई, इसलिए 2024 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। टोटल बजट था 4,455 करोड़ का, जिसमें वर्ल्ड बैंक से भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा था। वर्ल्ड बैंक से 3,300 करोड़ 3,300 करोड़ का लोन लिया गया है। इट मीन्स कि मोर देन 80% मनी हैज बीन कवर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। तो सरकार की ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हम फॉरेन असिस्टेंस ले रहे हैं, सरकार अगर वो भी इंप्लीमेंट अच्छे से नहीं करवा पा रही है, तो फिर तो सवाल बनता है। कोर ऑब्जेक्टिव था इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग करना, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट, नेशनल लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी कंपनीज है, जो भी कॉलेज हैं जो स्किल देने का काम करती है, उनको स्ट्रेंथन करना, उनके पास जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना, क्वालिटी इंश्योर करना, और साथ ही साथ जो हमारी मार्जिनलाइज सेक्शन है, वीमेन, एससी, एसटी, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज, इनको इंक्लूड करना स्किल्स एम्पावरमेंट में। की अचीवमेंट्स इसके ऐसे रहे कि इसने डिसेंट्रलाइज करने का काम किया। संकल्प स्कीम फेल नहीं है, उसके कुछ अचीवमेंट है, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये भी संकल्प स्कीम के थ्रू इंप्लीमेंट हो पाया है ना। कई पुराने स्कीम्स जैसे स्किल इंडिया पोर्टल चल रहा था, उसको और थोड़ा बेहतर बनाया गया, पर कुछ चीजें अभी भी करने के लिए है, जिससे सरकार से सवाल किया जा रहा है। फोर्थ टॉपिक पर आते हैं, तो दिस इज अबाउट मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस। तो सबसे पहले बात हमें ये जाननी है कि इसको पब्लिश कौन करता है। यहाँ आप पीआईबी पे अपडेट देख सकते हो, सिविल सर्विसेज के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज सोर्स, कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। और हमारा ये पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि दे आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय नेशनल अकाउंट डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये स्टेटमेंट यहीं से गलत हो गया। इवन न्यूज़पेपर की क्लिपिंग को भी अगर आप प्री सिक्योर में, डीसीए लाइव में अच्छे से देखो, तो कई क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, इसलिए ये क्लिपिंग्स भी इंपॉर्टेंट होती है। So this is released by Ministry of Commerce and Industry, not by MOSPI। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग, और आपको इनकरेक्ट ही ढूंढना है गाइज। दूसरा क्या है? द बेस ईयर फॉर कंपाइलिंग दीज इंडिसेस हैज रिसेंटली बीन अपडेटेड टू द फाइनेंशियल ईयर 2020-23। अब ये चीज सही बात है, ये मैंने आगे भी मेंशन कर रखा है कि इसका बेस ईयर पहले 2012-13 था, अभी कितना कर दिया गया? 2022-23 कर दिया गया है। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस का ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये आपको याद रखना है। बेस ईयर देखो, जब हम इंक्रीज करते हैं ना, तो एक्चुअली यहाँ पर बेस ईयर इंक्रीज करने का एक इम्पैक्ट क्या होगा कि लास्ट में जो भी ट्रेड से रिलेटेड, मर्चेंडाइज ट्रेड से रिलेटेड जो डेवलपमेंट हुए हैं रिसेंट फाइनेंशियल ईयर्स में, उसको भी सरकार अब इंडेक्स बनाने में यूज कर सकेगी, राइट? इससे डेवलपमेंट दिखेगा कि ठीक है कितना डेवलपमेंट हुआ है। Third, the Reserve Bank of India relies on these indices for evaluating price competitiveness and balance of payment analysis। बिल्कुल, बैलेंस ऑफ पेमेंट एनालिसिस करने के लिए, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस चेक करने के लिए डिफरेंट ट्रेड्स का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस इंडिसेस को रिलीज करती है। सो थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, करेक्ट नहीं, इसलिए आंसर क्या होगा? बी वन ओनली। अगर इनकरेक्ट ढूंढना, सॉरी, अगर करेक्ट ढूंढना होता तो हम डी चूज करते, पर इनकरेक्ट ढूंढना था, इसलिए वन ओनली चूज करेंगे। यही था आपका मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिसेस, जिसको रिलीज ये इंस्टीट्यूशन डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। बेस ईयर रिवाइज किया गया है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रीलिम्स के लिए याद रखें। इसके कंपोनेंट एंड स्कोप की बात करें तो इट इज कंपाइल्ड एज मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली, ये भी याद रखना है प्रीलिम्स के लिए। क्लासिफिकेशन यूज, इसमें क्या क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है? प्रिंसिपल कमोडिटी क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन एंड ब्रॉड इकोनॉमिक कैटेगरीज। दिस विल नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली इन प्रीलिम्स, इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, बट फिर भी आपके लिए यहाँ मेंशन कर दिया है ताकि आप पढ़कर एग्जाम देने से पहले जाओ।
ज्योग्राफिकल कवरेज की बात किया जाए तो ट्रेड इंडिसेस में इंडिया टॉप 20 एक्सपोर्ट में एंड इंपोर्ट पार्टनर नेशंस में काउंट होता है। सो जब बेस ईयर को रिवाइज किया गया ना, तो ये चेंजेस दिखे कि अच्छा पिछले कुछ सालों में भारत में ट्रेड एक्सपोर्ट में काम तो अच्छा हुआ है। बाकी हम इसके और बात करें तो इसका एप्लीकेशन है नेशनल अकाउंट डिवीजन, एमओएसपीआई इसको यूज करती है। डिफरेंट इंपोर्ट यूनिट, जैसे इट यूजेस द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यूनिट वैल्यू इंडिसेस एज डिफलेटर्स फ्रॉम एस्टिमेटिंग रियल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ड्यूरिंग जीडीपी कंपैरिजन। जब एमओएसपीआई जीडीपी कंपैरिजन करती है ना, तो उस टाइम में ट्रेड इंडिसेस को देखती है कि ट्रेड इंडिसेस में क्या है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, इंपोर्ट कितना हो रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको यूज करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट एनालिसिस के लिए। एंड बाकी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बेस में प्राइस स्टेबलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कमोडिटी का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या पर्टिकुलर किसी कमोडिटी का इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इसे स्टडी करने के लिए हम ट्रेड इंडिसेस का यूज करते हैं। पब्लिश कौन सी इंस्टीट्यूशन करती है, क्या फाइनेंशियल ईयर है, ये बेसिकली आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक अबाउट रेड सेंटर्स, पेट्रोकैर्पस सेंटेलिनस। पेट्रोकैर्पस सेंटेलिनस, ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमारे कुछ जवान हैं, है ना, फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, गार्ड्स हैं, बाकी स्टेट पुलिस है, और यहाँ पर है वो रेड सेंटर्स चंदन, जिसको पुष्पा ने चुराने की कोशिश की थी, फिर पुष्पा को पड़ी डांट। खैर, पुष्पा को हम गोली मारते हैं, हम इस पर आते हैं अपने पुष्प पर, रेड सेंटर्स पर। पहला स्टेटमेंट क्या, इट इज अ स्लो ग्रोइंग फायर हार्डी ट्री स्पीसीज व्हिच नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू ईस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। इट इज करेक्ट। इसका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ना ईस्टर्न घाट ऑफ इंडिया में मिलता है, राइट। फायर हार्डी होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट। Due to rampant international smuggling, it is classified as critically endangered on the IUCN Red List. Correct. And placed in Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Incorrect. क्योंकि देखो ये ट्री है ना, प्लांट है ना, तो प्लांट का क्लासिफिकेशन शेड्यूल 1 में नहीं होता है, यहाँ एनिमल्स होते हैं। प्लांट को हम शेड्यूल 4 में क्लासिफाई करेंगे अब, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है ना, सॉरी, अच्छा क्रिटिकली लिखा हुआ था क्या, आईयूसीएन रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ट्री शेड्यूल 1 में नहीं शेड्यूल 4 में क्लासिफाई होता है। करेक्ट ढूंढना था, आंसर क्या होगा, ए वन ऑल। ओके, सो रेड सेंटर्स की बात करें तो इसका स्प्रेड ईस्टर्न घाट में है, फायर हार्डी, ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप, ड्राउट रेसिस्टेंट ये हमारा ट्री होता है। अच्छा बताओ, अभी मैं यूपीएससी क्रैश कोर्स की जो क्लासेस जो ले रहा हूँ मैं ज्योग्राफी की, वहाँ पे हमने वेजिटेशन पढ़ा था, और मैंने तुम्हें वहाँ पर एवरग्रीन ट्री, डेसिड्यूवस मॉइस्ट डेसिड्यूवस, ड्राई डेसिड्यूवस ट्री का क्लासिफिकेशन समझाया था। तो जरा मुझे बताओ ढूंढकर कमेंट सेक्शन में कि ये जो रेड सेंडर्स है ये कौन सी ट्री है, एवरग्रीन है, डेसिड्यूवस है, किस टाइप की ट्री है। ठीक है, चलिए। वुड क्वालिटी इसकी ब्रिटल होती है ना, ये टिम्बर के लिए एट्स कंपेयर टू अदर टिम्बर लाइक टीक, ये थोड़ा ब्रिटल होता है। तो मेनली इसका यूज टिम्बर बनाने के लिए होता भी नहीं है। इसका जो हम रेड सेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, हम रेड सेंडर्स की बात करें तो इसका मेनली यूज परफ्यूम इंडस्ट्री में, फ्रेग्रेंट क्या बोलते हैं आपको, अगरबत्तियां होती है ना, फ्रेग्रेंट स्टिक्स, वो बनाने में, मेडिसिनल पर्पसेस में, इन सब में यूज किया जाता है। ठीक है, कई बार फूड आर्टिकल्स या लेदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है ना, इंडेंजर्ड है, याद रखिएगा। साइट्स इसको अपेंडिक्स 2 में रखता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 में है। शेड्यूल 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं, थ्रेटन्ड स्पीसीज होते हैं, एनिमल्स वाले। ओके, बाकी कौन सी वेरायटी है ट्री की, डेसिड्यूवस है, एवरग्रीन है, क्या है, ये मुझे बताओगे। कल का पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पे। तो सबसे पहली बात वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, दैट इट इज नॉट फंडेड मैंडेटरीली बाय यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट, ये वॉलंटरी डोनेशन है। इसमें यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स भी करते हैं, कॉर्पोरेट एजेंसीज भी करती हैं, प्राइवेट डोनर्स भी कर सकते हैं। सपोज कल मोटा भाई अंबानी को मन किया कि हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में 1000 टन राइस डोनेट कर देंगे, तो वो डोनेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंडेटरी यहाँ पर सरकार की तरफ से मैंडेट करना जरूरी नहीं है, वॉलंटरी डोनेशन होता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में। सेकंड स्टेटमेंट क्या, द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज अपॉइंटेड जॉइंटली बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएओ। ये करेक्ट है, यहाँ पे यूएन और एफएओ दोनों मिलकर काम करता है, और दोनों मिलकर ही इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। थर्ड, इट वाज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2020 एंड पब्लिशेस द ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। बिल्कुल सही है, नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, कि इसने पूरे दुनिया में फूड अवेलेबिलिटी को इंश्योर करवाया। एक रिपोर्ट पब्लिश करता है हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। यहाँ पे 2 और 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर होगा डी।
और अभी ये न्यूज में देखो क्यों रहा, क्योंकि एफसीआई ने एक एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टू सप्लाई राइस फॉर नेक्स्ट 5 years, कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया राइस सप्लाई करेगा कहाँ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। अब राइस का कल्टीवेशन तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होता ही है, राइट, तो हम वो सप्लाई करेंगे। बाय द वे, विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस कौन सा है वर्ल्ड में, बताओ कमेंट सेक्शन में। सेकंड क्वेश्चन था टेटनस एंड डिप्थेरिया डिजीज को लेकर, उसके वैक्सीन को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट क्या, बोथ टेटनस एंड डिप्थेरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शंस दैट कैन लीड टू सीवियर कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग लाइफ थ्रेटनिंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। करेक्ट है। टेटनस और बैक्टीरिया डिप्थेरिया दोनों ना बैक्टीरिया से होते हैं, ये याद रखिएगा। टिटनस बैक्टीरिया दोनों में टीटी है, ऐसे याद रखो। डिप्थेरिया में तो बैक्टीरिया वैसे भी आ रहा है। तो टिटनस एंड बैक्टीरिया, टिटनस कहीं भी कट लग जाए तो हमें जरूर तुरंत टिटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए, राइट। तो डिप्थेरिया डिजीज भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होती है। तो ये सारे ना लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस होते हैं और दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के वजह से अराइज होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टीडी वैक्सीन, हम टिटनस वैक्सीन की बात करें तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट इज यूटिलाइज्ड एज प्रिजर्वेटिव। एक्चुअली ये टेक्निकलिटीज है जो कि न्यूज में मेंशन थी, बट एक्चुअली टीडी वैक्सीन के केस में ना एल्यूमिनियम फॉस्फेट को एडजुवेंट के रूप में यूज किया जाता है एंड थिमोरसल को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। तो ये फाइन डिटेल एग्जामिनेशन में ऐसे याद रखना है कि अगर एल्यूमिनियम फॉस्फेट आया तो वो प्रिजर्वेटिव नहीं है, वो प्रिजर्व करने का काम नहीं है, वो एडजुवेंट का काम है। प्रिजर्वेटिव एक्चुअली में थिमोरसल नाम का एक केमिकल होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया है, हमें करेक्ट ढूंढना था। आंसर क्या होगा, सी 1 ओनली। ये दोनों आपके कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे। अब आज के लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन साहब इंडिया में थे, एक यूट्यूब चैनल पे जाके पॉडकास्ट भी करके आ गए, मुंबई में दौड़ भी लगाकर आ गए, और साथ ही साथ ये हेलीकॉप्टर से रिलेटेड एक डील भी साइन हो गई, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पढ़ना है और आंसर करना है। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर। नाइट्रिक ऑक्साइड वाज आल्सो प्रेजेंट इन द न्यूज। तो ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए। कल हम लोग डीसीए लाइव के सेशन में मॉर्निंग में मिलेंगे और फिर मिलेंगे प्री सिक्योर के सेशन में शाम में। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।